हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आरएससी में नेक्स्ट लेक्चर हमारा। हम फिर से क्वेश्चंस आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। अब की बार हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से रहेंगे, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा क्या था उसके बारे में हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए भी थे। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या कहता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसी के से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एट द एंट्रेंस, ये जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों के लिए है। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एट एंट्रेंस टू विच कंपोनेंट द वर्किंग फ्लूइड इज सुपरहीटेड वेपर। इनमें से किसमें एंट्री पर क्या है, आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो एक सुपरहीटेड वेपर होता है। अब सुपरहीटेड वेपर देखिए, जैसे आपका इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर से अगर फ्लूइड निकलता है तो वो उसका टेम्परेचर हल्का सा राइज हो सकता है लेकिन सुपरहीट हो जाए इतना नहीं हो सकता है। इवेपोरेटर के बाद आपका क्या आता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर आता है। तो जब कंप्रेसर के थ्रू रेफ्रिजरेंट पास होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है। तो कंप्रेसर से निकलने के बाद जो आपका रेफ्रिजरेंट रहता है वो आपका क्या रहता है, सुपर हीटेड रहता है। लेकिन इसने पूछा है एंट्रेंस पे, यानी कंप्रेसर के बाद आपका कौन आता है, कंडेंसर आता है। तो आपके कंडेंसर में क्या रहेगा, कंडेंसर की एंट्री पे जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो क्या रहेगा, सुपर हीटेड स्टेट में रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ताकि डायग्राम बना के मैं आपको क्लियरली समझा सकूं इसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, जैसे ये आपका इवेपोरेटर है, यहाँ पर इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के केस में क्या होगा, आपका जो कूलिंग स्पेस है वहां से आपको हीट लेनी है। तो यहाँ पर जो इवेपोरेटर के अंदर से जो वेपर निकल के जाता है, इवेपोरेटर के अंदर से जो वेपर निकल के जाता है, इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, आपके रूम के टेम्परेचर के बराबर हो सकता है, क्योंकि हीट कहां से जा रही है, आपके रूम से जा रही है इसमें, ठीक है। तो या जो कूलिंग स्पेस है उससे जा रही है, तो कूलिंग स्पेस के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में सुपरहीटेड होने का केस बनता ही नहीं है। इसके बाद जब कंप्रेसर में एंटर करता है तो यहां से जो वेपर निकलता है वो एक वेपर है, वेट वेपर है, ठीक है, वेट वेपर है, यानी पूरी तरह से ड्राई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कंप्रेसर में एंटर करेगा एक बार ये वेपर, तो कंप्रेसर में एंटर करने के बाद जो बाहर निकलेगा, यहां पर आपका जो सुपरहीटेड वेपर निकलेगा, सुपरहीटेड वेपर। अब जो इवेपोरेटर से निकल रहा है ये ड्राई वेपर भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा अलग अलग पे, ठीक है। इसके बाद जो कंप्रेसर से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जाता है, ये जाता है कंडेंसर में। यहाँ पर जो कंडेंसर है, कंडेंसर के केस में क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया है और टेम्परेचर भी हाई हो गया है, और कंडेंसर में जो है आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कूलिंग फ्लूइड, ठीक है। अब ये कूलिंग फ्लूइड क्या करेगा, इस रेफ्रिजरेंट से हीट तो ले लेगा लेकिन इसका प्रेशर कम नहीं कर पाएगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक लिक्विड निकलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड निकलेगा, और जो सैचुरेटेड लिक्विड होगा वो हाई प्रेशर होगा, उसका प्रेशर भी हाई होगा क्योंकि अभी कंडेंसर इज अ कांस्टेंट, कंडेंसर में जो प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रेशर कम नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है आपका थ्रोटलिंग वाल्व। थ्रोटलिंग वाल्व से जब ये सैचुरेटेड हाई प्रेशर लिक्विड निकलेगा, एक्सपेंशन होगा, तो इसमें क्या है कि आपके वेट वेपर्स बन के निकलेंगे। ये क्या निकलेगा, वेट वेपर। एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, जो सैचुरेटेड लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन में आपका प्रेशर लो हो जाएगा, तो इसलिए ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर लो होने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद ये जब इवेपोरेटर में एंटर करेगा तो आपका वेट वेपर की फॉर्म में निकलेगा और बाहर निकलेगा, तो ये वेट वेपर भी हो सकता है या आपके ड्राई वेपर भी हो सकता है। ये आपकी एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एंट्रेंस टू दी कंप्रेसर की जो कंडीशन हमारी बनती है, जो ये हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर कि 1 से जो कंप्रेसर की एंट्री 1 से की जाएगी या
1 डैश से की जाएगी। अगर 1 डैश से हो रहा है यानी ये 1 और 1 डैश होगा। अगर 1 होगा तो आप बोलेंगे ड्राई है, और 1 डैश होगा तो ये क्या होगा, आपका वेट रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि एंट्रेंस या एग्जिट पे क्या क्या कंडीशन आपके रेफ्रिजरेंट की रहती है वेपर कंप्रेशन सिस्टम के केस में। इसके बाद अगर बात करें, रेफ्रिजरेंट इज इन फॉर्म ऑफ वेट वेपर एट द एंट्री टू द, वेट वेपर की फॉर्म में कहां पे रहेगा, अब डेफिनेटली इवेपोरेटर में जब एंट्री करेगा तो ये वेट वेपर की फॉर्म में आपकी एंट्री होगी। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है सब कूलिंग। व्हाट इज सब कूलिंग ऑफ लिक्विड? सब कूलिंग क्या होता है? सब कूलिंग में आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर है उससे बिलो जो कूलिंग करते हैं, उससे बिलो कूलिंग करना, ये आपका सब कूलिंग कहलाता है। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे अगर कूल कर दे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सब कूलिंग करते हैं। तो सब कूलिंग जो आपकी की जाती है वो आपकी यहां से जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर में की जाएगी, और कंडेंसर के बाद बीच में यहाँ पर कंडेंसर, ये देखिए इसने पूछा है कि बिफोर पूछा है, तो यहाँ पर जो सब कूलिंग होगी, सब कूलिंग के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, थ्रोटलिंग होगी। तो थ्रोटलिंग से पहले जो प्रोसेस है वो सब कूलिंग होगी। तो यहाँ पर जो आंसर, राइट आंसर रहेगा आपका थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग से पहले जो सब कूलिंग की प्रोसेस होगी। अगर सुपर हीटिंग पूछा जाए तो सुपर हीटिंग आपकी किससे पहले होगी, कंडेंसर से पहले होगी। ठीक है, कंडेंसर में एंट्री से पहले सुपर हीटिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके बाद है द लोकेशन ऑफ फ्रीजर इन द टॉप पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर रिजल्ट्स इन। देखिए, अगर टॉप पोर्शन में फ्रीजर को रखा जाता है, आपको पता है कि जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज होती है, कूल एयर है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, हैवी होती है इसीलिए डेंसिटी हाई होती है। तो इस केस में भी क्या होगा, जैसे ही ऊपर जो फ्रीजर रखा है तो उसमें क्या है, कूलिंग ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जो भी आपकी कूल एयर है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, तो जल्दी से जल्दी आपका जो पूरा चैम्बर है वो क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में ये क्या कहता है कि एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पीज एट एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। हमारे पास इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के एग्जिट पे जो एंथैल्पी है वो हमारी दे रहा है ये 350 किलो जूल पर किलोग्राम। चलिए ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं ताकि 350 exit from the compressor it is 375 and exit from the condenser it is 225। अब हमने बताया था कि जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो आइसेंथैल्पिक होने के कारण यहाँ पर अगर आपकी एंथैल्पी 225 है तो थ्रोटलिंग के बाद भी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, 225 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री टू कंप्रेसर पे 350, एग्जिट पे कितना हो गया 375। तो डेफिनेटली जो कंप्रेसर ने इनपुट दिया है वो आपका कितना दिया है, H1 माइनस H2 आपका हो जाएगा 25 किलो जूल पर केजी दिया गया। ठीक है, ये कंप्रेसर का वर्क इनपुट आ गया है आपका। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की अगर बात की जाए तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, इवेपोरेटर में जितना भी आपका हीट एब्जॉर्ब की है, अब डेफिनेटली अगर 225 एंथैल्पी थी इसके पास, रेफ्रिजरेंट के पास, वो 350 हो गई है, तो डेफिनेटली यहां से यहां तक मूव करने में क्या होगा, इतनी हीट इसने गेन किया वो कहां से की होगी, कूलिंग स्पेस से गेन की होगी। तो 350 में से 225 गया तो आपका बचेगा 125 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ से सीओपी जो निकल के आएगी वो क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन, दैट इज 125 बटा 25, दैट इज 5। COP is 5. Next, it says the refrigerating efficiency of the plant is 0.8. अब 0.8 रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी होने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल ये है COP, जो आइडियल COP है वो है, तो एक्चुअल COP क्या हो जाएगी,
एक्चुअल सीओपी जो होगी इसकी 0.8 यानी सिर्फ 4 होगी। एक्चुअल सीओपी कितनी होगी? 4 होगी। तो इसने पूछा है कि 1 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड के लिए 1 किलोवाट ऑफ कूलिंग के लिए। अब सीओपी क्या होती है आपकी? सीओपी बराबर होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर आप क्या बोल सकते हैं पावर रिक्वायर्ड। अब इसने बोला है कि पावर रिक्वायर्ड निकालनी है, तो पावर रिक्वायर्ड किसके बराबर होगी? आरई अपॉन सीओपी, और सीओपी कौन सा? एक्चुअल सीओपी। ठीक है, तो आरई कितना है हमारा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसने बोला है 1 और एक्चुअल सीओपी 4 है, तो कितना आ जाएगा? 0.25 किलोवाट आपकी पावर निकल के आएगी। ठीक है, ये 0.25 किलोवाट आपकी पावर निकल के आएगी, तो इट विल बी ऑप्शन ए इस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी आपके आ सकते हैं, तो आपको इस तरीके से इनको टैकल करना है। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी, देखिए जो आपकी रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के केस में अगर बात करें तो आप एफिशिएंसी की बात नहीं करते, वहां पर आप सीओपी की बात करते हैं, लेकिन ये रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सीओपी की बात कर रहा है कि सीओपी भी आपका दो तरीके का हो सकता है, आइडियल और एक्चुअल। यानी वो अपने पूरे जो सीओपी उसकी होनी चाहिए आइडियली उतनी सीओपी पे वो काम नहीं कर रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी। तो रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी? एक्चुअल सीओपी डिवाइडेड बाय आइडियल सीओपी आपकी हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल सीओपी डिवाइड बाय आइडियल सीओपी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद बात आती है ड्राई कंप्रेशन इन वेपर रेफ्रिजरेशन डज नॉट रिजल्ट इन। अब देखिए, एक तो था ये वेट कंप्रेशन, जब हम 1 से जा रहे थे, 1 से जा रहे तो हमारा क्या है? ड्राई कंप्रेशन है। अब ये कह रहा है कि ड्राई कंप्रेशन डज नॉट रिजल्ट इन। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखिए डेफिनेटली आप यहां से, ये 4 स्टेट है, 4 से 1 जाएंगे तो H1 डैश माइनस H4, और एक आपका है H1 माइनस H4, तो डेफिनेटली H1 माइनस H4 ज्यादा होगा। यानी जो ड्राई वाला केस होगा उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपके कूलिंग स्पेस से, तो ये तो सही है, मतलब कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो ड्राई कंप्रेशन चलेगा, तो इस केस में सेम प्रेशर पे, देखिए आपको इस प्रेशर पे जाना है, तो इस केस में ये जो लाइन है कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ऐसे जाएगी। अगर आपको वेट कंप्रेशन करना होता तो आपको सिर्फ इतना वर्क डन करना था, यहाँ पर आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क इनपुट जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो पावर कंजप्शन है वो आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो इवेपोरेटर है उसमें कंप्लीट इवेपोरेशन आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेपर निकलेगा इवेपोरेटर से 1 स्टेट पे, ये आपका कैसा रहेगा? ड्राई वेपर रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो हमारे पास ऑप्शन बचा है जो करेक्ट नहीं है वो आपका इंप्रूवमेंट इन सीओपी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय पावर कंजप्शन ये आपका सीओपी होता है, लेकिन दोनों ही क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो पावर कंजप्शन का जो प्रोपोर्शन है इंक्रीज होने का वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिससे आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से, इसीलिए क्या होता है इस केस में? आपकी सीओपी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो ये हमने बात की वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।